हेलो नमस्कार दोस्त, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आज फिर से एक नए वीडियो में उपस्थित हुए हैं। आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है क्लास 12वीं के जो इतिहास पढ़ेंगे उनके लिए है। इतिहास में ये चैप्टर नंबर 10 है। इस चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से डिटेल से गहराई से पढ़ाए हैं, जिसमें ट्रिक के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किए हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। शुरू से अंतिम तक ज़रूर देखिएगा और इसमें अंतिम तक पहुँचते पहुँचते आपको कुछ ना कुछ नया देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। और कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से बताने का प्रयास करेंगे। हम लोगों को ये चैप्टर शुरू करने के पहले एक एक दो लाइन का कथन है, उसको पढ़ते हैं, देखते हैं। याद रखना, याद रखना कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें। याद रखना कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पे लाना है तुम्हें। अपने हाथ की लकीरों को मत देखो, इन लकीरों से आग जलाना है तुम्हें। तो मेरे भाई, हम लोग इस वीडियो में अपनी लकीरों से आग जलाने के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन हैं। इसमें से चैप्टर के पहले कुछ इम्पोर्टेंट सब ये फैक्ट है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद चैप्टर को आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन है उसको समझेंगे। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होगा उसमें हम डबल स्टार कर देंगे, उसको आप लोग अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। देखिए, चुआर विद्रोह जो हुआ 1768 में। चुआर विद्रोह कब हुआ? 1768 में। और ये प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह नेता जो थे, जिसका नाम है राजा जगन्नाथ एवं दुर्जन सिंह। रासो रासोसी विद्रोह ये हुआ है 1822 ईस्वी को। चित्तर सिंह इसके प्रमुख नेता थे। भील विद्रोह, इसको ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। भील विद्रोह जो है 1825 ईस्वी में और सेबरन के द्वारा किया गया था। अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह 1828 में हुआ, गोमधर कुंवर के द्वारा ये शुरू किया गया। खासी विद्रोह, खासी विद्रोह 1829 और 32 में हुआ। खासी विद्रोह ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। खासी विद्रोह 1829-32 में तीतर सिंह के द्वारा ये शुरू किया गया था। कोल विद्रोह ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कोल विद्रोह जो 1831 ईस्वी में हुआ है। कोल विद्रोह कब हुआ? 1831 में बुद्धो भगत के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भूमिज विद्रोह। इसको भूमिज विद्रोह 1832-33 में हुआ है। गंगा नारायण इनके प्रमुख नेता थे। संथाल विद्रोह, इसको किसी को याद रखे ना रखे, लेकिन संथाल विद्रोह को आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। संथाल विद्रोह जो 1855-56 में हुआ था और इसके प्रमुख नेता है सिद्धू कानू। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855-56 में। प्रमुख नेता कौन थे? सिद्धू कानू। नेक्स्ट है नायकगढ़ विद्रोह 1858-59 में हुआ। रूप सिंह एवं जोरिया भगत इसके प्रमुख नेता थे। रंपा विद्रोह, इसको भी ध्यान रखेंगे, रंपा विद्रोह भी कई बार एग्जाम में आया है। रंपा विद्रोह 1879, 80 और 84 के मध्य हुआ था। 79, 80 और 84 के मध्य। इसके प्रमुख नेता राजन अनंततया थे। कचनाग विद्रोह, कचनाग विद्रोह 1882 में शंभुदान इसके प्रमुख नेता थे। मुंडा विद्रोह, इसको जरूर याद रखेंगे, मुंडा विद्रोह को। मुंडा विद्रोह का ही दूसरा नाम है उल गुलाल विद्रोह। मुंडा विद्रोह का दूसरा नाम था उल गुलाल विद्रोह। इसका ये हुआ था 1899 और 1900 ईस्वी में। 1899 और 1900 ईस्वी के बीच हुआ था मुंडा विद्रोह। इसी का दूसरा नाम है उल गुलाल विद्रोह। इसके प्रमुख नेता थे बिरसा मुंडा। ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उल गुलाल विद्रोह के प्रमुख नेता बिरसा मुंडा। उल गुलाल विद्रोह का ही दूसरा नाम है मुंडा विद्रोह। भील विद्रोह 1913 में, ये इनके प्रमुख नेता थे गोविंद गुरु। ध्यान रखिएगा। उराव विद्रोह, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उराव विद्रोह 1914 में हुआ और इनके प्रमुख नेता थे जत्रा भगत। इनके प्रमुख नेता कौन थे? जत्रा भगत। चेंचू विद्रोह ये 1921-22 में हनुमंथु। मेवाड़ी भील संघर्ष ये 1922 में हुआ था मोतीलाल तेजावत के द्वारा। रंपा विद्रोह, एक दो रंपा विद्रोह हुआ है, ध्यान रखिएगा। एक रंपा विद्रोह हुआ है 1922-24 में और इसके प्रमुख नेता थे अल्लूरी सीताराम राजू। बहावी आंदोलन ये 1840 और 40 से 70 के मध्य कई बार हुआ, सैयद अहमद राय बरेलवी के द्वारा। कुका आंदोलन, इसको याद रखिएगा। कुका आंदोलन, कुका आंदोलन वैसे हुआ था पंजाब में और ये एग्जाम में पूछा गया कि कुका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में 1872 में हुआ था।
भगवत जवाहर मल एवं राम सिंह कुका के द्वारा। इसको डबल स्टार कर दिया, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये कुछ प्रमुख विद्रोह था और उसके प्रमुख नेता भी थे, जो कब हुआ वो भी था। अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट और देखते हैं हम लोग इस चैप्टर में जो एक्स्ट्रा फैक्ट दिया हुआ है। तो देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 उद्देश्य थे। कंपनी की आय में वृद्धि। ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने उद्देश्य थे? 3 थे। कंपनी के आय में वृद्धि, केंद्र शासित प्रदेश यानी शासित प्रदेशों को इंग्लैंड के लिए लाभदायक बनाना। किन के लिए लाभदायक बनाना? इंग्लैंड के लिए। एवं भारत में ब्रिटिश राज्य की सुदृढ़ करना, यानी भारत में ब्रिटिश का शासन जो है वो सुदृढ़ करना और लाभ किसको देना? इंग्लैंड को। नेक्स्ट देखिए क्या है, इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया? 1600। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 को भारत आया था। प्लासी का युद्ध 1757 से पूर्व कंपनी की व्यापारिक कंपनी 1764 में बक्सर युद्ध के पश्चात भारत में शासन करना आरंभ कर दिया। यह व्यापारिक कंपनियों की राजनीतिक शक्ति बनी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के स्थानों में अस्थायी बंदोबस्त लगाया। अस्थायी बंदोबस्त कब लगाया गया? 1793 में। कहाँ पर लगाया था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लगा? बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में। किसके द्वारा लगाया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे। 1820 ईस्वी में मुंबई तथा मद्रास में, मुंबई और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। कई बार एग्जाम में पूछा गया रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया? मुंबई और मद्रास दोनों जगह लागू किया गया था। कब? 1820 में। इस व्यवस्था के जनक टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। ध्यान रखिएगा, इस व्यवस्था के जनक किसे माना जाता है? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत एवं पंजाब में महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत एवं पंजाब में महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। इसे रॉबर्ट मार्टिन वर्ड ने लागू किया था। इसे किसे लागू किया था? मार्टिन वर्ड ने। 1822 में इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट देखिए, 1764 में इलाहाबाद की संधि हुई और बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा का दीवानी अधिकार दे दिया गया। किसको? अंग्रेजों को। तो इलाहाबाद की जो संधि हुई 1765 में, ये बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। ध्यान रखिएगा, ये बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, इलाहाबाद की संधि 1765 में। और इसी इलाहाबाद की संधि के द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा को दीवानी अधिकार दे दिया। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी को व्यापारिक आधिकारिक समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। देखिए अगर गवर्नर की बात करें तो बंगाल, सबसे पहले तो बंगाल में गवर्नर बने, ये बंगाल के पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। ध्यान रखिएगा, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। वहीं पर बात करें बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए अब गवर्नर के जगह पे गवर्नर जनरल यूज किया जाने लगा, जो वारेन हेस्टिंग्स बने। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन? रॉबर्ट क्लाइव। उसी तरह अब बंगाल नहीं बल्कि ये बंगाल के बदले भारत शब्द यूज किया गया। भारत का प्रथम गवर्नर बना लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखिएगा, भारत का प्रथम गवर्नर कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। अब भारत का गवर्नर नहीं होगा बल्कि गवर्नर जनरल के स्थान पे वायसराय शब्द का यूज किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम वायसराय कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भी ध्यान रखिएगा, ये एक्स्ट्रा फैक्ट था। वहीं पर बात करें, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में भारत में अस्थायी रूप से, अस्थायी मतलब हो गया, अस्थायी मतलब हो गया नियमित, ध्यान रखिएगा, नियमित जनगणना, 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ हुआ। रैयत का अर्थ होता है कृषक, जनता से। रैयत का अर्थ होता है कृषक, रैयत ये किसानों के लिए शब्द यूज किया जाता है। जमींदार को लठैत या लठियाल कहलाते थे। फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था। ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस बुकानन एक क्या थे? चिकित्सक थे। उसने राजमहल की पहाड़ियाँ एवं संथाल जनजाति का विवरण अपनी डायरी में दिया है। दामिन को एक जमीन थी जो अंग्रेजों द्वारा संथालों को दी गई थी। दामिन एक क्या था? एक भूभाग था जिसपे किसानों को अंग्रेजों द्वारा संथालों को दे दी गई थी। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धो एवं कान्हू थे, ये पीछे भी बताएं।
महलवाड़ी व्यवस्था का अधिनियम 7 के नाम से भी जानते हैं। अधिनियम 7 महलवाड़ी व्यवस्था। अस्थाई बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। अस्थाई बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। 1 मई 1793 को कॉर्नवालिस का कोड लागू हुआ। 1 मई 1793 ईस्वी का जो कोड, इसको कहते हैं कॉर्नवालिस का कोड। अमेरिका का गृह युद्ध 1861 से 65 आरंभ होने पर ब्रिटिश कपड़ा उद्योग एवं कपास निर्यात में भारत द्वारा किया जाता था। अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त होने के बाद पुनः अमेरिका में कपास ब्रिटेन से आने लगा। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा को बिरसा मुंडा को उल गुलाल महान हलचल एवं मुंडा विद्रोह का उल गुलाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं इस चैप्टर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको डिटेल से समझते हैं हम लोग। सबसे पहला ही क्वेश्चन है फ्रांसिस बुकानन कौन था। अभी हम लोग पढ़े चिकित्सक ऑप्शन में है नहीं, तो हम लोग इस तरह से फ्रांसिस बुकानन कौन था आंसर करेंगे इसका सर्वेक्षक। वैसे फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि फ्रांसिस बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है। फ्रांसिस बुकानन के विवरण की जो तुलना है इतिहास के किस स्कूल से की गई है, तो ये फ्रांस का एक स्कूल है जिसका एनाल्स नाम है। क्या नाम है, ध्यान रखिएगा, एनाल्स। इसी स्कूल से फ्रांसिस बुकानन का विवरण तुलना इतिहास के स्कूल से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है, तो ये संथाल जनजाति के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। अभी पढ़े हम लोग संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन है, सिद्धू एवं कानू। और संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1899 और 1900 के बीच में, ध्यान रखिएगा। प्रमुख नेता कौन थे, सिद्धू और कानू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा एक सेकेंड, यहाँ पर संथाल विद्रोह जो है उसको आप लोग सुधार करके कर लीजिएगा 1855-56। संथाल विद्रोह अभी पीछे हम लोग पढ़े 1855 में हुआ था और 56 भी कहीं कहीं दिया रहता, तो 1899 नहीं करेंगे, कब, 1855-56 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्रियाकलापों से है। ये कौन सी रिपोर्ट है, इसको देखते हैं हम लोग। ये 5वीं रिपोर्ट है। किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्रियाकलापों से, तो ये रिपोर्ट नंबर 5, 5वीं रिपोर्ट। वैसे अगर हम लोग बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैयतवाड़ी के जनक, रैयतवाड़ी के जनक, रैयतवाड़ी की बात करें ना, रैयतवाड़ी सबसे पहली बार 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी में लगा था। मद्रास में भी लगा था और मुंबई में भी लगा था, याद रखिएगा। मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में ये लगा था रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू किया गया था वो पंजीकृत किसानों को भूमि का मालिक होता था। पंजीकृत जो किसान होते थे इसमें भूमि का मालिक होता था, किसमें, रैयतवाड़ी व्यवस्था में, ध्यान रखिएगा। और वहीं पर बात करें रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक, ये टॉमस मुनरो और रीड थे। कौन कौन थे, टॉमस मुनरो एवं रीड। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। आदिवासी विद्रोह और इधर एक तरफ में नेता, भील विद्रोह 1855 में हुआ था और इसके प्रमुख नेता जो थे सेबरन थे, ये तो सही है। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था, इसके प्रमुख नेता गोमधर कुंवर था, ये भी सही है। मुंडा विद्रोह 1899 में और इसका प्रमुख नेता बिरसा मुंडा, ये भी सही है। इस तरह से ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था। महलवाड़ी, तो देखिए ये महलवाड़ी व्यवस्था है, तो महलवाड़ी व्यवस्था सबसे पहली बार, महलवाड़ी व्यवस्था ये भू राजस्व है, एक प्रकार का ये क्या है, भू राजस्व है। और महलवाड़ी व्यवस्था यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश, अगर यहाँ पे इसके जगह मध्य भारत भी दे दो तो आंसर करेंगे हम लोग मध्य भारत। महलवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लगाया गया था, मध्य भारत में। अगर राज्य का नाम यूपी, पंजाब और एमपी, सबसे पहली बार जो महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। ये भी आंसर याद रखेंगे कि महलवाड़ी व्यवस्था 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा।
महलबाड़ी व्यवस्था 1819 में किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। और फिर से महलबाड़ी व्यवस्था 1833 ईस्वी में मार्टिन वर्ड के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा? मार्टिन वर्ड के द्वारा। तो इस तरह से महलबाड़ी व्यवस्था के लिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा मार्टिन वर्ड। और वैसे अगर याद रखेंगे 1819 में तो हॉल्ट मैकेंजी को भी याद रखेंगे। और महलबाड़ी व्यवस्था को अधिनियम 7 के नाम से भी जानते हैं। महलबाड़ी व्यवस्था को अधिनियम 7 के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या है। 9 है, किस युद्ध में विजय के पश्चात, युद्ध का नाम पूछ रहे, किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा को दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया? ये किस युद्ध के बाद? ये वैसे हुआ था बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध में एक साथ पूरे भारत का 3 दोस्त, बंगाल का नवाब मीर कासिम, भारत का मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय एवं अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, ये तीनों के साथ मिल के यहाँ लड़ाई लड़ा गया। फिर भी अंग्रेज़ों की जीत हुई। ये तीनों दोस्त की एक साथ लड़ाई लड़ने के बावजूद पराजय होती है। और अंग्रेज़ों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। ये भी याद रखिएगा कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। और किस बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा का दीवानी अधिकार जो दिया गया इलाहाबाद की संधि के द्वारा, याद रखिएगा इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुआ था। इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुआ? 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा का पूरा दीवानी अधिकार अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या है? दामिन ईह को क्या? अभी हम लोग पढ़े, ये दामिन ईह को क्या एक भूभाग है। ये दामिन ए को क्या था? भूभाग था। अगला क्वेश्चन 11 नंबर में देखते हैं कॉर्नवालिस का कोड। कॉर्नवालिस का कोड के बारे में अगर हम लोग पढ़े तो ये तो अभी हम लोग भी देखें 1 मई 1793 को, कब? 1 मई 1793 को लागू किया गया था कॉर्नवालिस का कोड। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कॉर्नवालिस का कोड कब बना? 1 मई 1793 को। क्वेश्चन नंबर 12 में है, भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना यानी नियमित जनगणना, भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो नियमित जनगणना पूछा जा रहा है तो ये लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। ध्यान रखिएगा, नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन। वहीं पर अगर हम लोग बात करें भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। एक क्वेश्चन और यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1977 में हुआ। भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब हुआ? 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। दक्कन दंगा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1875 को हुआ था दक्कन दंगा आयोग। देखिए दक्कन दंगा आयोग में क्या हुआ था, कंपनी ने मुंबई के सरकार के ऊपर में दबाव बनाया और जांच करने का आदेश दिया था उस समय दंगा आयोग के द्वारा, जिसको दक्कन इनके अध्यक्ष बनाए गए थे, इसलिए दक्कन दंगा आयोग का नाम पड़ा। दक्कन दंगा आयोग का गठन हुआ 1875 में और इसका रिपोर्ट जो आया 1878 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में है, किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है? किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है? तो ये बुकानन का रिपोर्ट, 5वीं रिपोर्ट, दक्कन दंगा आयोग, इनमें सभी के द्वारा जो है कि भारत के सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कृषक जनजातियों के बारे में पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, अस्थाई बंदोबस्त ये कहाँ पर लगा था? बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा, ये सही है। महलबाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं पंजाब यानी मध्य प्रांत में, ये भी ध्यान रखेंगे, मध्य प्रांत में ये लगा था महलबाड़ी व्यवस्था, ये भी सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था लगा था
मद्रास एवं मुंबई में, ये भी सही। इस तरह से इसके सभी आंसर क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855 में सिद्धू और कानू इनके प्रमुख नेता थे। संथाल विद्रोह कब हुआ, 1855 और 56 भी किसी किसी बुक में दिया रहता है। डबल स्टार के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत में अंग्रेजों द्वारा जब उपनिवेश की स्थापना किया गया तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कच्चा माल प्राप्त करना। ये तो सही है, कच्चे माल की प्राप्ति के लिए ही भारत में उपनिवेश की स्थापना की गई थी। और अगर बात करें भारत का विकास करना, ये तो गलत है, भारत के विकास के लिए उपनिवेश की स्थापना नहीं किया गया था। उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को भारत में बेचना, ये भी सही है कि अंग्रेजों के द्वारा जो बनाया गया वस्तु है उस वस्तु को भारत में बेचने के लिए उपनिवेश कायम किया गया था। भारत में शिक्षा का विस्तार, ये भी गलत है। इस तरह से इसका जो आंसर है पहला और तीसरा, कौन सा ऑप्शन सही है, पहला भी सही है और तीसरा भी, पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में कुछ जानकारी है, हम बता देते हैं आप लोगों को। महलवाड़ी व्यवस्था सबसे पहली बार 1819 में लगाया गया था लॉर्ड मैकेंजी के द्वारा। इसमें क्या होता था, कुल फसल का जितना भी फसल उत्पादन हुआ उसका 95% लिया जाता था। ये बहुत कठोर अधिनियम था, ये बहुत कठोर लगाम था। महलवाड़ी व्यवस्था सबसे पहली बार किन के द्वारा लिया गया था, लॉर्ड मैकेंजी के द्वारा। हाँ, कब, 1819 में। फिर महलवाड़ी व्यवस्था में 1833 में मार्टिन बर्ड ने इसको किया, थोड़ा इसको आसान किया, यानी कि लगान की कुल उपज का 66% किया। पहले 95% लिया जाता था। फिर 1833 में लॉर्ड मार्टिन बर्ड ने जो है भूमि के कुल उपज का कितना परसेंट कर दिया, 66%। उसके बाद जो है इसी महलवाड़ी व्यवस्था में फिर डलहौजी ने एक बार सुधार किया। लॉर्ड डलहौजी ने 50% कर दिया। कितना, भूमि के कुल उपज का कितना परसेंट फिर लिया जाने लगा, 50%। अगर महलवाड़ी की व्यवस्था की बात करें तो लॉर्ड मैकेंजी का भी नाम आएगा, मार्टिन बर्ड का भी नाम आएगा और लॉर्ड डलहौजी का भी नाम आएगा। ये आगे क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए हम आप लोगों के लिए पढ़ा दिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी सरकार की व्यापार नीति। अंग्रेजी सरकार की व्यापार नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार बर्बाद किया। यानी अंग्रेजी सरकार की व्यापार नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद किया। उसके लिए क्या क्या जरूरी था, बर्बाद कैसे किया, विदेशी सामानों में कड़ी प्रतिस्पर्धा, ये तो सही नहीं है। आयात में अत्यधिक वृद्धि, आयात में ये तो वृद्धि किया ही था, आयात में वृद्धि करने से ही भारतीय अर्थव्यवस्था क्या किया, गड़बड़ा गया। कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि तो नहीं हुआ था, ये गलत है, कच्चे मालकों की कीमतों में वृद्धि नहीं हुआ था। जूट जैसे नकदी फसल के उत्पादन में वृद्धि हुआ था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर सही है। तो आंसर सी, यानी कि दूसरा और चौथा सही है। आयात में अत्यधिक वृद्धि हुआ और जूट जैसे नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल गुलाल विद्रोह। अभी हम लोग पीछे पढ़े, उल गुलाल विद्रोह का ही दूसरा नाम है मुंडा विद्रोह। उल गुलाल विद्रोह यानी मुंडा विद्रोह कब हुआ, 1899 1900 ईस्वी में हुआ। 1899 और 1900 ईस्वी में हुआ। तो इसके प्रमुख नेता थे बिरसा मुंडा। तो उल गुलाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, बिरसा मुंडा। कब हुआ, 1899 1900 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का जो स्वामी होता था वो किसान होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का जो मालिक होता था वो कौन, किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 है अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा है। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में बंगाल में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ, 1600 ईस्वी में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री जो लगाया वो 1607 में कहाँ लगाया था, सूरत में।
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया? सूरत में। कब लगाया? 1607। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा, अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी। अभी जैसा कि हम लोग पढ़े बाय ऑप्शन में, तो महलवाड़ी व्यवस्था में नाम किसका आया? लॉर्ड डलहौजी का। बाद बाकी इधर 3 जो ऑप्शन है वो नहीं है। महलवाड़ी व्यवस्था में लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? कुल उपज का 50% कर दिया था लगान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर में है, किसको बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। बंगाल बिहार में किसने अस्थायी बंदोबस्त? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 26 में है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, भारत आने वाला पहला यूरोपीय था पुर्तगाली। भारत में पहले आने वाले पुर्तगाली थे जो कि यूरोप से आए थे। यूरोपीय कौन थे? यूरोप महादेश का नाम है, देश का नाम है पुर्तगाल, और इसका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था? वास्को डी गामा। 17 मई 1498 को केरल के कालीकट में आए थे। कहाँ पर आए थे? केरल के कालीकट में। कब आए थे? 1498। इन्हीं के द्वारा माना जाता है भारत की खोज। भारत की खोज इसी के द्वारा माना जाता है। भारत की खोज, भारत की खोज, भारत की खोज किसके द्वारा माना जाता है? वास्को डी गामा के द्वारा। 17 मई 1498। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवानी अधिकार किसने दिया था? तो ये शाह आलम द्वितीय ने दिया था। अभी पीछे पढ़ा है। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि के द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा का जो पूरा दीवानी अधिकार था वो किसको दे दिया गया? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें हस्ताक्षर था शाह आलम द्वितीय का। क्वेश्चन नंबर 28 में है, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? ध्यान रखेंगे, वास्को डी गामा। ये कोलंबस के द्वारा 1492 ईस्वी में अमेरिका, नई दुनिया का खोज किया गया था। कोलंबस के द्वारा 1492 में अमेरिका यानी नई दुनिया का खोज किया गया था। पलासी की लड़ाई कब हुआ? तो पलासी की लड़ाई याद रखिएगा 23 जून 1757 को। कहाँ पर हुआ था ये पलासी? बंगाल का क्षेत्र। किसके किसके बीच? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ध्यान रखिएगा, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ध्यान रखिएगा, इसमें सिराजुद्दौला की पराजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, भारत में किस प्रकार से यूरोपीय कंपनी आए और कब कब आए? उसके लिए हम लोग एक ट्रिक याद रखेंगे, पुत्र अडा डेड फंसा। बहुत अच्छा ट्रिक है, पुत्र अडा डेड फंसा। पुत्र अडा डेड फंसा, 1-2 बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये आप लोगों को याद हो जाएगा। पुत्र, देखिए पुत्र से बना पुर्तगाली। भारत में आने वाले पहले कौन थे? पुर्तगाली। पुत्र से ये क्या बना? पुर्तगाली। उसके बाद अडा, देखिए यहाँ पर एक शब्द है ओ, इस ओ से हो जाएगा अंग्रेज। ओ से क्या होगा? अंग्रेज। डा से क्या आ जाएगा? डच। ये डो से क्या आ जाएगा? डच। सबसे पहले भारत में जो आए वो पुर्तगाली आए। उसके बाद कौन आए? अंग्रेज आए। इस ओ से अंग्रेज बना, फिर डो से डच बना, फिर ये पूरे डेड से डेनिस बन गया। ध्यान रखिएगा, इस पूरे डेड से क्या बना है? डेनिस। फ से क्या बना? फ्रांसिस। और सो से क्या बना है? स्वीडिश। इस क्रम में वो पूरे यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ भारत में। तो ये ध्यान रखेंगे, पुर्तगाली भारत कब आए? 1498 ईस्वी को। अंग्रेज भारत कब आए? 1600 ईस्वी को। डच कब आए? 1602 ईस्वी को। डेनिस भारत में कब आए? 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी कब आए? 1664 ईस्वी में। स्वीडिश कब आए? 1761 ईस्वी। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। आप लोग अब बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, कितना आप लोगों के लिए ये लाभदायक है वीडियो। हम प्रयास करेंगे आने वाले जो वीडियो होगा उसमें और आज से बेहतर देने का। नेक्स्ट चैप्टर हम आप लोगों के लिए लाएंगे, और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को और क्या चाहिए, किस सब्जेक्ट को क्लास 12 के लिए पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना, वो भी बताइएगा।
अगर आप लोग कहिएगा तो हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी करा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्त तक पहुँचाइए ताकि उनको भी आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टि से ये वीडियो लाभदायक हो। तो आज के लिए आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।